माउंटेन ड्यू दिहाइयों से अमेरिका के कामयाब तरीन सॉफ्ट ड्रिंक्स में से एक है और ये मुल्क के 5 सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाले सोडा ब्रांड्स में शामिल रहा है, जिसका मार्केट शेयर तकरीबन 6 से 7% है और सालाना फरोख्त का तखमीना $7 बिलियन है। उसकी फरोख्त का एक बड़ा हिस्सा जुनूब मशरकी और वस्ते मगरबी इलाकों से आता है और ये बात समझ में आती है क्योंकि उसका आगाज टेनेसी में हुआ था। अब कुक और पेप्सी ने हमेशा इंडस्ट्री की क़यादत की है, ये बात तो तय है, लेकिन जहां तक नॉन कोला मसनूआत का ताल्लुक है, बर्तरी डॉक्टर पेपर और माउंटेन ड्यू के दरमियान बदलती रही है। 1996 में मकबूलियत में जबरदस्त इजाफे के बाद माउंटेन ड्यू ने डॉक्टर पेपर को पीछे छोड़ दिया, लेकिन फिर ठीक 20 साल बाद डॉक्टर पेपर दोबारा आगे निकल गया, तो ये काफी अरसे से एक करीबी मुकाबला रहा है। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूं कि माउंटेन ड्यू हर किसी के लिए नहीं है। इसमें चीनी और कैफीन की मिकदार ज्यादा होती है और उसका रंग मसनूई तौर पर शोख पीला होता है, लेकिन अगर आप होमर सिम्पसन की तरह इससे बेजार हैं और क्रेप जूस पीना ज्यादा पसंद करेंगे, तब भी मुझे उम्मीद है कि आप इसे एक दिलचस्प कामयाबी की कहानी के तौर पर देख सकते हैं। जिस तरह माउंटेन ड्यू ने खुद को बदला और इतनी दिहाइयों तक अपनी अहमियत बरकरार रखी, वो मुतासिर कुन है। इसलिए इस वीडियो में मैं माउंटेन ड्यू की तारीख के बारे में बात करना चाहता हूं और इन 5 बड़ी वजूहात का जिक्र करूंगा जो मेरे ख्याल में उसकी कामयाबी के पीछे हैं। पहली वजह इसका स्ट्रेस फ्लेवर है। इसे 7 अप या स्प्राइट जैसे लेमन लाइम सोडास के साथ नहीं मिलाना चाहिए। माउंटेन ड्यू में ऑरेंज जूस के साथ इजाफी कैफीन और दीगर फ्लेवर्स शामिल होते हैं जो उसे एक मुनफरिद जायका देते हैं जिसे बयान करना मुश्किल है। 1932 में बार्नी और एली हार्टमैन नामी 2 भाई थे जो ऑगस्टा जॉर्जिया में ऑरेंज क्रश का बोटलिंग प्लांट चलाते थे। काम के बाद वो व्हिस्की पीना पसंद करते थे, जिसमें वो नेचुरल सेटअप नामी मकामी लेमन लाइम ड्रिंक मिलाते थे। जब ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सेल्स कम हुई तो वो उसे बंद करके नॉक्सविल, टेनेसी मुंतकिल होने पर मजबूर हो गए, जहां जल्द ही उन्होंने एक और प्लांट का कंट्रोल संभाल लिया जो पेप्सी कोला की बोतलें भरता था। अब नॉक्सविल में वो लेमन लाइम सोडा नेचुरल सेटअप दस्तयाब नहीं था, इसलिए हार्टमैन भाइयों ने उसका अपना वर्जन बनाना शुरू कर दिया, जिसे वो दोस्तों और खानदान वालों में तकसीम करते थे। लेकिन उन्होंने उसे 1948 तक तिजारती तौर पर दस्तयाब नहीं किया, और जब क्या तो उसे माउंटेन ड्यू का नाम दिया गया, जो मार्केट में उसका बाकायदा आगाज था। लेकिन याद रहे, ये अब भी एक आम सा लेमन लाइम सोडा था, इसमें कोई अनोखी या खास बात नहीं थी, इसलिए ये ज्यादा नहीं बका। अगले साल उन भाइयों में से एक बार्नी हार्टमैन इंतकाल कर गया, जिससे सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। 1957 तक कंपनी मुश्किलात का शिकार थी और माउंटेन ड्यू का ट्रेडमार्क तकरीबन बेवकत हो चुका था। चुनाचे उन्होंने उसके हुकूक वर्जीनिया की एक कंपनी टिप कॉरपोरेशन को बेच दिए, मुबैयना तौर पर सिर्फ $7 के खाने के एवज। ये यकीन करना मुश्किल है कि माउंटेन ड्यू का ट्रेडमार्क कभी एक वक्त के खाने की कीमत पर बका था, और ये जाहिर करता है कि इस मखसूस ट्रस्ट फ्लेवर से पहले ये कितना गैर मामूली था। वैसे वो जायका तब अपनाया गया जब ये टिप कॉरपोरेशन का हिस्सा था। इस बात पर बहस है कि आया नया फ्लेवर मार्केट ट्रायल्स और टेस्ट का नतीजा था या उन्होंने किसी मौजूदा फार्मूले को रीब्रांड किया था, लेकिन बहरहाल अब माउंटेन ड्यू के पास वो मुनफरिद स्ट्रेस फ्लेवर था जो मार्केट के किसी दूसरे मशरूब जैसा नहीं था, इसलिए ये तेजी से इलाकाई तौर पर पसंदीदा बन गया। मेरा यहाँ नुक्ता ये है कि माउंटेन ड्यू मार्केट में तकरीबन एक दिहाई तक एक नकाली लेमन लाइम सोडा के तौर पर मौजूद रहा, और जब तक उन्होंने मुनफरिद स्ट्रेस फार्मूला इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया, तब तक हालात वाकई नहीं बदले, और मेरा मतलब है कि हालात वाकई बदल गए। मेरी लिस्ट में अगली वजह यह है कि 1964 में माउंटेन ड्यू को पेप्सी ने खरीद लिया। ये गालबन इस लिस्ट की सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि वो वाज़ेह तौर पर ऐसी कंपनी है जो सोडा ब्रांड बना सकती है। इस डील से पहले पेप्सी को कुछ मुश्किलात का सामना था, क्योंकि उनकी तरक्की की शरह सुस्त हो रही थी। उन्होंने अभी डोनाल्ड कैंडल नामी एक नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की खिदमात हासिल की थीं, जिन्होंने अगले 23 साल तक कंपनी की क़यादत की। इस दौरान उन्होंने कई तारीखी सौदे किए और उसे एक बड़े कारोबार में बदल दिया। मैं इस वीडियो की सिफारिश करता हूं जो मैंने पेप्सी के साइज के बारे में बनाई है, लेकिन उनके अव्वलीन इकदामात में से एक माउंटेन ड्यू को खरीदना, उसे कौमी सतह पर तकसीम करना और उसकी भरपूर तशहीर करना था। इस दहाई के आखिर तक माउंटेन ड्यू मुल्क में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सॉफ्ट ड्रिंक बन चुका था। इनकी फरोख्त 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई और ये पेप्सी के बाद इनका दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला सोडा बन गया। शायद ये एक अजीब मवाजना हो,
लेकिन मुझे अब भी ये दिलचस्प लगता है कि आज माउंटेन ड्यू की फरोख्त खरीदारी के वक्त की पूरी पेप्सी कंपनी की फरोख्त से 35 गुना ज्यादा है, जो जाहिर करता है कि तब सब कुछ कितना छोटा था। मेरी लिस्ट में अगला नंबर रीब्रांडिंग का है, क्योंकि संजीदगी से मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मुझे माउंटेन ड्यू से ज्यादा ड्रामाई रीब्रांड की कोई मिसाल दें। मेरी बात सुने, शुरू में उनका मैस्केट वलीदी हिलबिली था और उनकी तमाम ब्रांडिंग का थीम इसी जैसा था। मैं जानता हूं कि ये शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन उस वक्त इसका पूरा मतलब बनता था। याद रहे कि ये प्रोडक्ट नॉक्सविल, टेनेसी में व्हिस्की के मिक्सर के तौर पर शुरू हुई थी। दर हकीकत इसका नाम मूनशाइन की एक अवामी इस्तिलाह पर रखा गया था। वो इस्तिलाह इस वक्त बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती थी, यहाँ तक कि गुड ओल्ड माउंटेन ड्यू नामी एक पुराना लोकगीत भी है, जिसे बाद में वली नेल्सन ने मशहूर किया और 1966 में माउंटेन ड्यू के पहले कमर्शियल की बुनियाद बना। मेरा मतलब है, ये इंतहा दर्जे का दकियानूसी हिलबिली मवाद है। कमर्शियल में ये आदमी तुर्की का शिकार करने में बहुत बुरा है, जब तक कि वो माउंटेन ड्यू नहीं पीता, और फिर वो उसमें बहुत माहिर हो जाता है। और मैं मजाक नहीं कर रहा जब मैं कहता हूं कि इस कमर्शियल का गाना मेरे दिमाग में फंस गया है, ये बाहर नहीं निकलेगा। इस वक्त पॉप कल्चर में हिलबिलीज एक बड़ी चीज बन चुके थे। सबसे बड़े टेलीविजन शोज में से एक दी बेवरली हिलबिलीज था, इसलिए उन्होंने याहू माउंटेन ड्यू और ये आपकी अंतड़ियों में गदगदी कर देगा जैसे टैग लाइन्स के साथ उसका सहारा लिया। तौबा। तो अगरचे इस सब का मकसद समझ में आता था और उसने उन्हें एक मजाहिया पहचान दी, लेकिन ये शायद 1970 की दिहाई में सबसे ज्यादा पुरकशिश नहीं रहा था। 70 की दिहाई में दाखिल होते ही उन्होंने अपना लोगो बदलकर एक नौजवान और ज्यादा मुतहर्रिक आबादी को निशाना बनाना शुरू किया, जो कि आज के लोगों से काफी मिलता जुलता है, और अपनी मुहिम भी बदल दी। अगली मुहिम शायद थोड़ा गलत थी, जहां उन्होंने बहुत से लोगों को बगैर जूतों के रोजमर्रा की सरगर्मियां करते हुए दिखाया, क्योंकि सोडा उन्हें वो नंगे पांव वाला एहसास देता था। आप जानते हैं, ये इतना अच्छा है कि ये आपकी जुराबें उतार देगा और आपको आराम करने पर मजबूर कर देगा। पीछे मुड़कर देखें तो हम देख सकते हैं कि सोडा के कमर्शियल के दौरान लोगों के पैरों पर तवज्जो मरकूज करना बेहतरीन आइडिया नहीं था, लेकिन आखिरकार उन्हें हेलो सनशाइन, हेलो माउंटेन ड्यू टैगलाइन से कामयाबी मिली। कमर्शियल्स में नौजवानों को फितरी माहौल में भागते हुए और मजे करते हुए दिखाया जाता, और 1970 की दिहाई के दौरान उन्होंने अपनी फरोख्त को एक बार फिर तकरीबन 4 गुना बढ़ा लिया। 1990 की दहाई तक उन्होंने पहले एक्स गेम्स को स्पॉन्सर करके और गेट वर्टिकल और डू दी डू जैसी नई टैग लाइन्स के साथ इस यूथ एक्टिव लाइफस्टाइल वाली इमेज को बनाना जारी रखा। वो काफी यादगार थी, है ना? माउंटेन ड्यू ने नई आबादियों को रागिब करने के लिए अपनी ब्रांडिंग को बदला है, और ये गुज़श्ता 60 से ज्यादा सालों में उनकी तरक्की और अहमियत बरकरार रखने की कोशिशों का एक बड़ा हिस्सा रहा है। आज वो वीडियो गेम्स की दुनिया के साथ भी गहराई से जुड़े हुए हैं। ये वो दुनिया है जो माउंटेन ड्यू के ज़हूर के वक्त मौजूद नहीं थी। एक मिसाल 2007 में हेलो 3 की रिलीज के साथ गेम फ्यूल का आना था, और फिर तकरीबन एक दिहाई बाद वो माउंटेन ड्यू एम्प गेम फ्यूल लेकर आए, जो गेमर्स के लिए पहला एनर्जी ड्रिंक था, जिसमें गिरफ्त वाला ढक्कन और ऐसे अज्जा थे जो दुरुस्तगी और चौकसी को बेहतर बनाते हैं। मैं इन सब के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ये मुझे उनकी कामयाबी की अगली वजह की तरफ ले जाता है, मुतअद्दिद अक़साम। माउंटेन ड्यू अब अपनी मसनूआत की मुनफरिद नामों वाली, जारहाना तशहीर वाली और अक्सर रंगीन अक़साम के लिए जाना जाता है। 1970 की दिहाई में उन्होंने कैफेन से पाक वर्जन निकाला, फिर 1980 की दिहाई में शुगर फ्री वर्जन, लेकिन ये सब बहुत आम था, तकरीबन वही जो कुक और पेप्सी कर रहे थे। लेकिन फिर 2001 में उन्होंने चेरी फ्लेवर्ड कोड रेड रिलीज किया, और वो इतना कामयाब रहा कि उन्होंने दूसरी अक़साम बनाना जारी रखें। कभी ये मौसमी होती या सिर्फ मखसूस जगहों पर दस्तयाब होती, इसलिए ये अपने बारे में बातचीत शुरू करने और लोगों को नई प्रोडक्ट खरीदने के लिए भागने पर मजबूर करने का एक बेहतरीन तरीका था, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कुछ काबिले जिक्र अक़साम में 2003 में ऑरेंज फ्लेवर्ड लाइव वायर गर्मियों के लिए दस्तयाब थी, और फिर उसे हर साल लाया जाता रहा, उससे पहले कि उसे मुस्तकिल तौर पर दस्तयाब कर दिया जाता। ये 2004 में हैलोवीन के लिए जारी होने वाले ग्रीफ फ्लेवर्ड पिच ब्लैक से बहुत मिलता जुलता था। इसी साल उन्होंने गालिबन अपनी सबसे मकबूल किस्म बाजा ब्लास्ट रिलीज की। वो खास तौर पर टीको बेल में फरोख्त के लिए बनाई गई थी, ताकि रेस्तोरां में उनके ज्यादा मुनाफे वाले मशरूबात की फरोख्त बढ़ाई जा सके, और फिर एक दहाई के बाद उसे महदूद वक्त के लिए स्टोर्स में फरोख्त किया गया, और फिर एक और दहाई बाद उनकी 20वीं सालगिरह मनाने के लिए उसे पूरे साल के लिए स्टोर्स में रखा गया। 2008 में उनकी ये डेमोक्रेसी मुहिम थी,
मैं इस वीडियो में बहुत से नए अल्फाज कह रहा हूं, जहां सोडा पीने वालों ने उनकी वेबसाइट पर इंटरैक्टिव गेम्स के जरिए जायका तैयार करने में मदद की और फिर 3 फाइनलिस्ट पर वोट दिया जो गर्मियों में स्टोर्स में फरोख्त किए गए। 3,50,000 वोटों के बाद उनमें से 42% ने कहा कि वो ब्लू रास्पबेरी फ्लेवर्ड वोल्टेज को तरजीह देते हैं और वो नया फ्लेवर बन गया। और इसके अलावा मुख्तलिफ एनर्जी ड्रिंक्स भी रहे हैं जो माउंटेन ड्यू की ब्रांडिंग इस्तेमाल करते हैं। मैं वाकई अगला 1 घंटा माउंटेन ड्यू की मुख्तलिफ इकसाम की तफसील बताते हुए गुजार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ ये जाहिर करना है कि उन्होंने बार बार दिलकश नामों और लेबल्स के साथ नए जायके निकालकर खुद को कैसे अहम रखा है जो आमतौर पर मकबूल साबित होते हैं। मेरी कामयाबी की आखिरी वजह मुकाबले की कमी है। अपनी पहली वजह में मैंने कहा था कि वो मखसूस स्ट्रेस फ्लेवर 1950 की दिहाई में मार्केट में एक नई चीज थी और बाकी सब उस पर रद्द-अमल देने में बहुत सुस्त थे। सनड्रॉप एक मद मुकाबिल सोडा है जो माउंटेन ड्यू से पुराना है, लेकिन इस वक्त ये बहुत छोटा था और बड़ी कंपनियों ने इस पर तब तक तवज्जो नहीं दी जब तक कि माउंटेन ड्यू कौमी सतह पर इस तसव्वुर को कामयाब साबित नहीं कर चुका था। आज सनड्रॉप क्योरिक डॉक्टर पेपर कंपनी का हिस्सा है, लेकिन हमेशा माउंटेन ड्यू से बहुत पीछे रहा है। पेप्सी की मलकियत वाले माउंटेन ड्यू के मद मुकाबिल के लिए वाज़ेह नजर कोका कोला पर पड़ती है ना? लेकिन नहीं, ये दरअसल वाहिद बेवरेज कैटेगरी है जहां पेप्सी ने मुस्तकिल तौर पर कोका कोला को शिकस्त दी है और मुकाबला कभी करीब भी नहीं रहा। 1979 में कोका कोला ने मेलू येलो को बराह रास्त मद मुकाबिल के तौर पर लॉन्च किया, लेकिन ये बहुत पीछे रह गया। फिल्म डेज ऑफ थंडर में टॉम क्रूज की कार पर नुमाया होने के बाद से उसे रेसिंग से जोड़ा गया, जिससे उसे शोहरत मिली, लेकिन ये कभी माउंटेन ड्यू के पैमाने तक नहीं पहुंच सका और हमेशा बहुत पीछे रहा। 1997 में उन्होंने एक बार फिर ज्यादा जारहाना कोशिश की जब उन्होंने $50 मिलियन की मार्केटिंग मुहिम के साथ सर्ज लॉन्च किया, जिसका आगाज 2 सुपर बाउल इश्तिहारात और 6 मिलियन नमूनों और कूपन्स की तकसीम से हुआ। उन्होंने उसे डाइट कोक के बाद अपना सबसे बड़ा लॉन्च करार दिया और शुरू में उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन माउंटेन ड्यू जैसे मिलते जुलते अज्जा होने के बावजूद गैर सेहत बख्श होने की वजह से उसकी साख खराब हो गई। मेरा ख्याल है कि स्कूलों ने अपने वेंडिंग मशीनों से उस पर पाबंदी भी लगा दी थी। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि उसका जोश ठंडा हो गया और लोग वापस माउंटेन ड्यू की तरफ चले गए। इस दहाई के आखिर तक सीरज की फरोख्त आधी रह गई और 2003 में उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 2 साल बाद कोका कोला ने वॉलेट के साथ तीसरी बार कोशिश की, ये कहते हुए कि ये सोडा की तरह पिया जाता है और एनर्जी ड्रिंक की तरह असर दिखाता है। फिर से इसमें से कुछ भी ज्यादा काम न आया। वॉलेट को 2011 में बंद कर दिया गया ताकि वो इस तवानाई को वापस मेलो येलो पर मरकूज कर सकें। तभी उन्होंने इसे नए लेबल्स के साथ दोबारा लॉन्च किया और नई मार्केटों में दाखिल हुए, लेकिन फिर भी ये कोका कोला के लिए थोड़ा दुख की बात है। वो तकरीबन हमेशा कंट्रोल में होते हैं जिनके बराबर आने की दूसरी कंपनियां कोशिश करती हैं, लेकिन इस मामले में वो इस फर्क को खत्म नहीं कर पा रहे। माउंटेन ड्यू ने खुद को शुरू में ही कायम किया, कुछ स्मार्ट फैसले किए और अपने खेल में सबसे ऊपर रहा। ऐसा लगता है कि पेप्सी जानती है कि उस इंडस्ट्री में पीछे रहना कितना आसान है, इसलिए वो 1 सेकंड के लिए भी रेस की रफ्तार कम नहीं कर रहे। मुझे तबसरों में बताएं कि माउंटेन ड्यू के बारे में आपकी क्या राय है, और अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आपकी पसंदीदा किस्म कौन सी है। शायद वो कोई ऐसी किस्म हो जो आकर चली गई हो और हमें उसे वापस लाने के बारे में बातचीत शुरू करने की जरूरत हो। इसके अलावा क्या आप इसकी कामयाबी की वजूहात की मेरी लिस्ट से इत्तेफाक करते हैं या आपके ख्याल में इसके पीछे कुछ और है? आपके ख्याल में वो एक कसीर अरब डॉलर के ब्रांड में क्यों तब्दील हुए? और माउंटेन ड्यू के बारे में आपके जो भी ख्यालात हैं उन्हें कमेंट्स में बताएं। मैं सुनना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है। राइस टाइकून्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।